नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो इंडी अलायंस की बैठक हो गई है साहब। हारने के बाद ममता बनर्जी पहुंची थी और संभवतः ममता बनर्जी के आग्रह पर ही बंगाल का नतीजा आने के बाद आनन फानन में इस बैठक को बुलाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हो गया था, जून में नई सरकार भी बन गई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसके बाद से इंडी अलायंस की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। जरूरत भी महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि तीन दल तो अब तक अपना दामन झटक चुके हैं इनसे। सबसे पहले जेडीयू, नीतीश बाबू अलग हुए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अलग हो गई। और अभी अभी जब ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं तो डीएमके ने भी अपना हाथ छुड़ा लिया और एमके स्टालिन ने कांग्रेस के रवैये के चलते, विश्वासघात के चलते अब इंडी अलायंस से अपने आप को अलग करने का ऐलान कर दिया। वैसे तो ममता बनर्जी भी एनडीए में थी भी और नहीं भी थी, और यही हाल अलग अलग कुछ दलों का है। अपने राज्यों में वो किसी को घास डालने को तैयार नहीं होते हैं। ये जो एक दूसरे की कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश है, यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। जो खबरें अभी तक आई हैं, करीब 2 घंटे बैठक चली, 5 मुद्दों पर सहमति बनी, ऐसा दावा किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब मेरी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ बचा नहीं है। पार्टी टूट गई है, एमएलए टूट गए, आज सांसद भी टूट गए। 20 सांसदों ने कहा हम तो एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो हालत ये है कि बुआ भतीजा तो रह गए हैं इंडी में, और इनकी पार्टी एक तरीके से चली गई है एनडीए में। तो इससे बुरी हालत किसी पार्टी के नेता की हो नहीं सकती है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। तो ममता चाहती हैं कि अब इंडी अलायंस उनको यूटिलाइज करे। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रही हैं कि खरगे साहब को हटाया जाए, राहुल गांधी जो बागडोर संभाले हुए हैं अभी तक, उनको भी पीछे किया जाए और मेरी सेवा ली जाए, मुझे संयोजक बनाया जाए। वो केवल अपने प्रदेश के, अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों को एक संदेश दे रही हैं कि भले मेरी बंगाल में उपयोगिता समाप्त हो गई हो, भले मेरी बंगाल में सरकार चली गई हो, पार्टी मेरे हाथ से जाने वाली है, चली गई है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी उपयोगिता बनी हुई है। आप बताइए, इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इंडी अलायंस की बैठक हो रही है और इंडी अलायंस का एक बड़ा घटक 29 एमपी वाला, इससे बड़ा घटक केवल समाजवादी पार्टी है जिसके 37 एमपी है, उसके 20 या 22 एमपी बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, बाकायदा घोषणा कर रहे हैं कि अब हम अपना अलग दल बनाएंगे। और ममता बनर्जी की निर्लज्जता, बेशर्मी देखिए कि वो इंडिया अलायंस की बैठक में कह रही है कि मेरी भी सेवाओं जो है आपके लिए हाजिर हैं। मेरी जो मेरी पॉलिटिकल एक्यूमेन है, मेरी ताकत है, उसका प्रयोग इंडिया अलायंस को मजबूत करने में किया जा सकता है। जरा आप बेशर्मी देखिए, क्या कन्विक्शन है। और सबसे हैरत की बात यह है, 27 और 28 में 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें यूपी है, उसमें गुजरात है, पंजाब है, कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इतने बड़े बड़े राज्य हैं। और तेलंगाना है। उन राज्यों में, 12 राज्यों में चुनाव में क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं है। और एक व्यक्ति जो सदैव टीवी कैमरे के सामने गाली देता है, संजय राउत शिवसेना वाला,
वो कह रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति की पे हमें चर्चा की आज की बैठक में। भाई 6 महीने में यूपी में चुनाव है, इसी 6 महीने में पंजाब में चुनाव है, और फिर गोवा में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, और फिर 28 की मई में कर्नाटक में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, और अगले साल ही नवंबर में गुजरात में चुनाव है। उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अब तो ये इंडिया अलायंस की, मुझे तो लगता है कि ये जो आज जो बैठक हुई है, ये भी महज एक औपचारिकता है कि हाँ, भारत में विपक्ष बचा है। और ये बात कोई कहने में क्यों हिचकता है कि पूरे विश्व में सत्ता में आने के लिए दल मिलकर के गठबंधन बनाते हैं कि आओ तुम हमारा समर्थन करो, हम लोग जो है मिल करके मैजिक नंबर मेजॉरिटी में आ जाएंगे। भारत में अनूठी स्थिति हो रही कि यहाँ पे विपक्ष गठबंधन में है, और उनमें भी केवल नाम का गठबंधन है, तो किसी मामले में कोई सपोर्ट नहीं करते। अब याद करिए ताजा चुनाव बंगाल का, बंगाल में राहुल गांधी ने कितनी मीटिंग की बंगाल में? एक दो भी नहीं की। और उसके बाद वो जाके वो उल्टे ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप जड़ आए कि ममता बनर्जी की सरकार इतनी खराब चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे इतना मजबूत होने का अवसर मिल गया। वो एक तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करके आ गए। ये उनका हाल है बंगाल में। केरल में जो जो सत्ता में कांग्रेस आई है, वो आई है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वहां पे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को 10 साल हो गए थे, एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग थी। और अभी अभी जनवरी में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे, अर्बन लोकल बॉडीज के केरल में, उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली थी, और त्रिवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर भी बन गया था अभी इसी वर्ष जनवरी में। तो वहां पे तो ये तय था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलायंस ही सत्ता में आ रहा है, वही हुआ। बीजेपी को भी 3 सीटें मिली हैं, और कहने को तो सरकार वो कांग्रेस की है, लेकिन पर्दे के पीछे वो सरकार पे पूरा नियंत्रण मुस्लिम लीग का है। तो एक जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। अभी कर्नाटक में अभी इसी जून के इसी पिछले हफ्ते में कितनी जो है जूते चले हैं डी शिव कुमार में, सिद्धारमैया में, और सिद्धारमैया जाते जाते कर्नाटक में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी कर गए। और कास्ट सेंसस की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कर्नाटक की जो दो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, वोकालिगा और लिंगायत, उनकी संख्या वास्तव में सिंगल डिजिट में है, और जितना दावा किया जाता है उससे कम है। और सिद्धारमैया तो खुद ओबीसी के हैं, और वो ना वोकालिगा ना लिंगायत है, लेकिन वोकालिगा लिंगायत दोनों को आरक्षण मिलता है। तो ये इनका झगड़ा कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है। तो राहुल गांधी जो है केसी वेणुगोपाल को केरला का मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे थे, नहीं बना पाए, और अंततः प्रियंका गांधी का जो कैंडिडेट था सतीशन, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। ये तो हाल कांग्रेस के अंदर का है। और उसके बाद ये मीटिंग किस लिए थी? क्या किसी ने ये बताया कि बंगाल में बीजेपी कैसे आ गई, तमिलनाडु में जो है डीएमके क्यों हार गई, और डीएमके अब तमिलनाडु की चर्चा आप क्या करेंगे जब डीएमके ने गठबंधन ही छोड़ दिया? तो क्या किसी ने ये बात की कि डीएमके को कैसे मनाया जाएगा, कैसे वापस लाया जाएगा, इंडिया अलायंस को कैसे मजबूत किया जाए? कहीं कोई बातचीत नहीं। बातचीत क्या हो रही है? वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, और ये गैस के दाम कैसे बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल कैसे महंगा हो गया है, रूटीन बातें जिसको लेकर के कांग्रेस के इंसान सुबह से शाम तक ट्वीट करते रहते हैं। तो अभी इनके पास कोई दिशा नहीं है। और जैसा इंदिरा गांधी के जमाने में हम सुनते थे 70 के दशक में कि अपोजिशन बैंकक्रप्ट हो गया है, अपोजिशन के पास ना कोई दशा है और ना कोई दिशा है, ना कोई मुद्दा है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर तेरी कब्र खोदेगी, प्राइम मिनिस्टर की माँ को गाली देते हैं, मर जा मोदी, मर गया मोदी बोलते हैं। कभी राहुल गांधी बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर गद्दार है और देश का गृह मंत्री गद्दार है, उसके बाद चुप हो जाते हैं। देश का एक लीडर लोकसभा में 5 मुद्दों पर सहमति की बात बताई मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये बड़े हास्यास्पद मुद्दे हैं। नंबर 1, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। नंबर 2, नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। ठीक है। नंबर 3, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करेंगे। अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी। हर 2 महीने में विपक्ष की बैठकें अब होंगी। चौथा ये
5वां, संसद के मानसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की बैठक होगी। तो ये कौन से 5 मुद्दे हैं कि भाई आप बैठक होगी तो ये भी मुद्दा गिन लिया, अगली बैठक 8 अगस्त को होगी, ये भी मुद्दा हो गया कि इन 8 जरा मुद्दों पर सहमति हुई है। आप पिछले 30 साल में केवल ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कैसे चलाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 1995 में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी कभी एनडीए की पार्टनर नहीं थी, 1995 में 425 की विधानसभा में बीजेपी के 176 विधायक थे। फिर भी बीजेपी ने 67 विधायक वाली बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर के उनको मुख्यमंत्री बनवाया 1995 में। फिर उनको मार्च 97 में फिर से मुख्यमंत्री बनवाया और उसके बाद जो है खैर वो सरकार जो है फिर गिर गई और फिर 2002 में चुनाव हुआ। बीजेपी के केवल 82 या 86 विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के 100 के ऊपर थे। बीजेपी ने फिर समर्थन दिया बहुजन समाज पार्टी को और 3 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो 1991 में 224 से 225 थी, वो 2012 के चुनाव में घट के आ गई 45 और 2012 में 45 से बढ़ के वो सीधे 300 पार कर गई। तो इस तरीके बीजेपी ने 20 साल एनडीए के गठबंधन धर्म में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा, 20 साल से ज्यादा। अब जाकर के बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है। तो गठबंधन धर्म में जिस तरीके और जिसने धोखा दिया तो फिर उसको नुकसान उठाना पड़ा, जैसे उद्धव ठाकरे। ये बताइए, जी ये बताइए, सीजेआई के यहाँ याचिका दाखिल होती है या उन्हें लव लेटर लिखे जाते हैं या उन्हें शिकायती पत्र भेजे जाते हैं? सीजेआई को रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में कभी भी, लेकिन मुझे ये उनको बताना होगा खड़गे साहब को, यूपी में 2.5 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए एसआईआर में, कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। समाजवादी पार्टी भी ये नहीं कह रही कि मुसलमानों के वोट काटे गए, बहुजन समाज पार्टी भी ये नहीं कह रही कि दलित के वोट काटे गए, समाजवादी पार्टी भी ये नहीं कह रही है कि यहाँ पे ओबीसी के बैकवर्ड के वोट काटे गए, बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि भाई जो आप कहते हो कि केवल अपर कास्ट हमारा सपोर्ट बेस है। उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति सामाजिक समूह ये नहीं कह रहा कि उसके वोट काटे गए या उसके संग अन्याय हुआ। ये सारा विवाद बंगाल में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बंगाल में? ये जो आपका जो आपके दिल्ली के विद्वान है योगेंद्र यादव योया जी, ये पिछले 4 महीने ये अगस्त से इन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखना शुरू किया है। अब तक वो 100 के आसपास लेख लिख चुके होंगे। उनका सारा फोकस केवल बंगाल और पहले बिहार था और अब बंगाल है। बंगाल में एक मतदाता ने शिकायत नहीं की, उसको वोट डालने का अवसर नहीं मिला या उसका नाम काटा गया, जब उसने अपील की उसका नाम नहीं जोड़ा गया, वो भगा दिया गया। एक व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि जब ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि हम स्टेट की ऑफिशियल मशीनरी को, स्टेट के अधिकारियों को एसआईआर के काम में नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को फिर विवश होकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के जुडिशियल अफसर को लगाना पड़ा। मुर्शिदाबाद में जुडिशियल अफसर्स के ऊपर हमला हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और आपको याद होगा जब जब बंगाल की सुनवाई हो रही थी और ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि इसको अपने ऑर्डर में मत लिखिएगा, इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन करती है कि किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, अर्थात फेल हो गई है, इट अमाउंट्स टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। ये स्थिति बंगाल में आ गई थी, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और ये तो सब मान रहे हैं कि बंगाल में बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की है, बड़ी संख्या में वापस भी जा रहे हैं और बांग्लादेश ने तो बाकायदा यूएनओ में जाके प्रस्ताव पास करवा लिया कि साहब ये मुर्शिदाबाद में फेंसिंग होना गलत है। यूएनओ ने अपील भी जारी कर दी है भारत को कि साहब फेंसिंग ना बनाए। भारत एक सॉवरेन देश है, इंडिपेंडेंट देश है और भारत सरकार को अपने देश की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा करने का हर संभव अधिकार है एज पर इंटरनेशनल लॉ एंड एज पर भारत का संविधान। लेकिन ये अपील क्यों आ रही है? तो ये अब इनको ये लग रहा है कि
और एसआईआर अब तक जो है 1 दर्जन से अधिक राज्यों में हो चुका है। तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, केरल में भी मैं एसआईआर हुआ, मैं पौंडीचेरी में दर्शकों भी हुआ, मैं लेकिन उसके दर्शकों को वहाँ नहीं विवाद, सारा दर्शकों को विवाद क्यों हो रहा है? अधिकृत आंकड़े दे देता हूं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नाम कटे हैं। जी, वेस्ट हाँ, बंगाल में 91 लाख कटे हैं। तमिलनाडु में 74 लाख, गुजरात में 68 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, राजस्थान में 31 लाख, छत्तीसगढ़ में 25 लाख, केरल में 9 लाख, गोवा जैसे छोटे राज्य में भी 1,30,000, पुडुचेरी जो बहुत ही छोटा राज्य है वहां केवल 30 सीटें रखी गई हैं। वहां पर राज्य यूटी है वो। 77,000, अंडमान निकोबार में सर, भी 52,000। तो सर ये पौंडीचेरी यूटी है, हाँ, पौंडीचेरी यूटी है, राज्य नहीं है। वो कोई राज्य शोर नहीं मचा रहा है। ये टीएमसी और हाँ, कांग्रेस को ही क्यों इतनी परेशानी हो रही है? ये परेशानी इसलिए हो रही है कि जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेशी थे, वो सब इनके वोट बैंक थे और अभी इनकी परेशानी और बढ़ेगी। भारत सरकार ने डेमोग्राफी के ऊपर एक कमेटी की घोषणा कर दी है। जब उस डेमोग्राफी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जब डिलिमिटेशन की शुरुआत होगी, उसमें भी उसकी रिपोर्ट का एक इनपुट काम करेगा और डिलिमिटेशन को लेकर भी ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। और ये अभी तो डेमोग्राफी कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, और ये भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भारत के कई इलाकों में जनसंख्या में बहुत ज्यादा गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है। जैसे कि सीमांचल का बिहार का, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और कुछ इलाके तमिलनाडु के हैं, कुछ इलाके केरल के हैं। तो ये चाहते नहीं हैं कि भारत, और अभी तो एनआरसी भी आना है जिसमें एक-एक व्यक्ति का हिसाब लिया जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है कि जितने लोगों के नाम काटे गए हैं, उन सबको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित किया जाए। क्यों दिया जाए? और जो गृहलक्ष्मी लाभार्थी योजना थी, उसमें बड़ी संख्या में तो वो योजना महिलाओं की, और उसमें बड़ी संख्या में उसमें लाभार्थी पुरुष हैं। और उसमें भी करीब 376-80 करोड़ रुपए का महीने का उसमें व्यय होता है और बड़ा हिस्सा उसमें बांग्लादेशियों को जा रहा था। तो ये चाहते हैं कि भारत में जो अराजकता बनी रहे, अगर अराजकता नहीं रहेगी और वोटर लिस्ट अगर साफ हो जाएगी, तो हमारा क्या भविष्य है? और चूँकि इंडी अलायंस, ममता बनर्जी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जनमत उनके विरुद्ध गया है, तो उन्हें कुछ कहना है। मार्च 2017 में समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद बोली ईवीएम खराब है। अगले 8-9 साल ये ईवीएम को रोकते रहे। अब ये रो रहे हैं कि साहब ये जो हमारी हार हो रही है, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, ये सारी कमी जो है ये एसआईआर की वजह से हो रही है। उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का पश्चिम बंगाल के किसी भी बड़े शहर में सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। लोग उस पे अंडे फेंक रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री को स्वरूप विश्वास, जो कि ममता बनर्जी का बहुत खास नेता था, उसके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, उसे कल गिरफ्तार किया गया है। और अभी पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल्स में दवाई खरीद में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। वो को नहीं दिख रहा उनको। 15 साल में हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 2021 के चुनाव के बाद कई लाख हिंदुओं को बंगाल छोड़ करके आसाम में शरण लेनी पड़ी, वो भी इनको नहीं दिख रहा है। केवल ये दिख रहा है एसआईआर। तो ये उससे लगता है ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, ये वास्तव में जनमानस से, धरातल की जो सच्चाई से कितना दूर हो चुके हैं। और इनको लगता है कि ये जो है कि ये केवल जो है सरकार को लगातार गाली दे करके, सरकार के ऊपर और राज्य की संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कम करके, और ये कॉकरोच जैसे जो आपके जोकर हैं, ये सब लोग जो है 1,000 लोगों की भीड़ ये इकट्ठा कर लेंगे जंतर मंतर पे। कहने को इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर 2 करोड़ हैं, लेकिन सड़क पे कितने आ रहे हैं? 1,000। शशि थरूर ने ये
3 पोस्टर आज सुबह ही सुबह अकबर रोड पर लगा दिए गए, जहां कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चलता रहा है बहुत लंबे समय तक। अब तो खैर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, हो गया है मोस्टली। एक ये ममता बनर्जी का बयान था एक राहुल गांधी के बारे में, और एक ये शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। यानी स्थिरता नहीं है। हाँ, और ये स्टालिन के बेटे का बयान है। 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। नीचे एक लाइन सभी में है कि इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या चलेंगे, वो साथ क्या लड़ेंगे, आपस में लड़ रहे हैं, वो एक साथ मिल करके क्या लड़ेंगे। देखिए तो ये महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। उनके पास कोई बचा नहीं है। और ये अभी भी कहने में बहुत डर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में सुनामी आई है। और मार्को रूबियो जो भारत में आया था और जो अमेरिका की जो योजना है बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में, वो सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई है। जो अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया था, शेख हसीना वाजिद को तख्ता पलट करके अगस्त 2024 में सत्ता से हटाया था, मोहम्मद यूनुस को लाए थे, मणिपुर में इतना दंगा करवा रहे हैं और जितने सीआईए के लोग पकड़े गए हैं मणिपुर में और कितने मारे गए हैं, कई तो बांग्लादेश में भी ढाका में मारे गए हैं, तो उनका सबका पत्ता हिल गया है। तो इन सबकी जो है अरबों का इन्वेस्टमेंट डूब गया है। अगर पंजाब में बीजेपी ने अगले वर्ष बेहतर परफॉर्म किया, अगर वो 30-35 सीटें भी ले आई, तो पंजाब की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और ये इंडी अलायंस को जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि 1952 से भारत में संसद और विधानसभाओं का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, 75 साल पूरे हो रहे हैं अगले वर्ष। इन 75 सालों में मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन अगर कहीं भारत में विधानसभा का चुनाव हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का भारत में विलय हुआ है। ये आजादी के बाद 30 साल कांग्रेस रही, फिर 31 साल 34 साल जो है सीपीएम रही और 15 साल ममता बनर्जी रही। ये इस्लामिक स्टेट था। अब पहली बार आजादी के 80 साल बाद हिंदुओं को वहां सांस लेने का मौका मिला है। और आप जितना ज्यादा एसआईआर के ऊपर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उतना ज्यादा वहां का हिंदू मतदाता इनसे और नाराज हो रहा है और इनसे दूर हो रहा है। लेकिन ये बताइए, मेरी समझ में नहीं आया, आप शायद इस पर प्रकाश डाल पाएंगे या कोई दर्शक अगर इस बारे में अवगत हो तो, ये कॉकरोच पार्टी को इंडी अलायंस में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है इनका? नहीं, कॉकरोच पार्टी सारा शो ही इंडी अलायंस ने स्पॉन्सर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कॉकरोच पार्टी को लेने के बारे में कोई गंभीरता से विचार किया इन्होंने? जब कॉकरोच पार्टी का जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था तो उस दिन कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया, कुछ बोले ही नहीं कि भैया आपकी क्या राय है इसके ऊपर। और जो कॉकरोच पार्टी वाले थे उनको समय दिया गया था शाम के 5 बजे तक का, वो 3:45 बजे ही ढेर हो गए। और जो उनका नेता दीपके है वो एक कार में एसी चला के जाके बैठ गया, कहा भाई गर्मी बहुत है, अब ये हम झेल नहीं पा रहे हैं। एक नौकर उसका पीछे खड़ा हुआ था जो उसके ऊपर पंखा दिवा रहा था, ये भी आपने देखा। तो ये कॉकरोच पार्टी का ये मजाक करके इन्होंने अपना मजाक बनवा लिया। और हमें तो अब तक यही पता था कि कॉकरोच एक ही कलर का होता है, वहां तो रंग बिरंगे कॉकरोच पहुंचे हुए थे और कुछ तो आधे नंगे घूम रहे थे जी। जो लड़के हैं वो लड़कियों के कपड़े जो है पहने हुए थे। और एक बूढ़ा आदमी से एक लड़की थी, कोई जर्नलिस्ट, उसने सवाल किया कि शर्जील इमाम का समर्थन आप कैसे कर रहे हैं। मैं तो दंग रह गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कह रहा है क्या उसने तेरे को रेप किया है या शायद उसने कहा इज्जत लूटी है। क्या तेरी इज्जत लूटी? अश्लील बात, हाँ, इतनी अश्लील बात एक वृद्ध व्यक्ति
अपनी बेटी की व्यक्ति से कैसे बोल सकता है? इट इज़ अनबिलीवेबल। इतना भयानक दृश्य था वो। मैं तो कभी मतलब ये हिल जाए देख के आदमी। तो ये कॉकरोच पार्टी के ज़रिए जो उन्होंने ड्रामा किया, इन्होंने केवल अपनी जो कुंठा है, जो निराशा है और जो पॉलिटिकल बैंकरप्सी है और जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको इन्होंने पूरे देश के सामने रख दिया। और भारत के लोग, भारत का मतदाता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वो इस तरह के अगर नाटक ये दोबारा करेंगे, तो इंडी अलायंस की जो रही-सही विश्वसनीयता है, वो भी मट्टी में मिल जाएगी, इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि इनकी राम कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि नरेंद्र मोदी पे हमला करते रहो, नरेंद्र मोदी की साख को खत्म करो। लेकिन वो बड़ी मेहनत से बनी है और परिश्रम से बनी है, निष्ठा के आधार पे बनी है, तो वो खत्म होने वाले नहीं। मैं आपको आप कहें तो मैं आपको केवल एक उदाहरण दे सकता हूँ कि डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का असर आपको रिटेल मार्केट में क्यों नहीं दिख रहा है? ये इसलिए नहीं दिख रहा है कि लगभग 16 लाख इस समय 3 पहिए के बैटरी रिक्शा हैं, लगभग 2 लाख बैटरी के ट्रक हैं और ये सारा काम जो है शहरों में सब्जी, फल और रिटेल सामान का के शहर के अंदर ढुलाई में करते हैं। 27 लाख लीटर के डीजल की रोज बचत हो रही है। 2014 में भारत में रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 33% था। 2026 मार्च में ये बढ़कर के 99.6% हो गया है। 200 करोड़ रुपए से अधिक का डीजल रेलवे का हर महीने बच रहा है। इसलिए महंगाई का असर आपको उस अनुपात में नहीं दिख रहा है, जैसा हो सकता था यदि सरकार ने अल्टरनेट एनर्जी का ये काम ना किया होता। 1.5 लाख आज जो है 1.5 लाख मेगावाट जो है सोलर एनर्जी ग्रिड में आ रही है। इसलिए जो है ये देश बचा हुआ है। तो अब लेकिन अपोजिशन ने सारी डिबेट को फैक्ट बनाम नैरेटिव कर दिया है, यानी आख्यान या विमर्श या कहानी। तो अपोजिशन ने कहानी को मनोहर कहानी बना दिया है। पूरी आज़ादी ले रखी है, जो चाहो झूठ बोलो, तथ्यों के आधार पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक बात रुपए के गिरने की है, न 90% से ज़्यादा लोग समझते ही नहीं कि रुपए का डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। और आरबीआई के तमाम भारत के इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ₹100 तक रुपया अगर पहुँच जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। बस ये है। हाँ, इससे हमारा इम्पोर्ट बिल महँगा हो जाएगा। लेकिन ये भी राम समस्या, ये जो चुनौती है, अगस्त के अंत तक ये भी लगभग निपट जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, हारे को हरिनाम। और उन्होंने लिखा था कि जब मैंने ये शीर्षक लिखा तो हमारे कुछ करीबी मित्रों ने कहा कि ये क्या नाम हुआ, हारे को हरिनाम। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें मेरे पराजित रूप से निराशा हुई है, उन मित्रों से मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर उन्होंने कविता लिखी कि मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया है, बंधु तुम भी मुझे क्षमा करो। मुमकिन है वो ताजगी हो जिसे तुम थकान मानते हो, ईश्वर की इच्छा को न मैं जानता हूँ न तुम जानते हो। ये दिनकर की एक छोटी सी कविता थी। तो ये लोग ना तो अपने आप को क्षमा करने को तैयार हैं, ना ये भारत की जनता को क्षमा करने को तैयार हैं। मीटिंग बुलाते हैं, लोग चल करके आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत बकैती करते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। पता इनको भी नहीं है कि मीटिंग क्यों हो रही है, आने वालों को भी पता नहीं है। मीडिया भी मुंह ताकता रहता है कि कुछ तो निकलेगा, कुछ तो नया बात करेंगे, कुछ तो नया होगा, लेकिन कुछ नहीं निकलता। तो जो हालत इनकी 2024 से पहले, जो सबसे पहले मीटिंग बुलाई गई थी पटना में, जो हालत इनकी तब थी दिशाहीनता की, लक्ष्यहीनता की, क्योंकि वही अभी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी को हटाना कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम एनडीए से क्या बेहतर रोड मैप देश के सामने रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और केवल एकमेव लक्ष्य आपने नरेंद्र मोदी को हटाने का बना रखा है और लगातार आप नरेंद्र मोदी से ही हारते जा रहे हो,
राज्य दर राज्य हारते जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप लड़ किससे रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि उसकी शक्ति क्या है। एक बात केवल जो अभी आपने कहा कि अगली मीटिंग अगस्त में होगी, तो अगले वर्ष जो है यूपी में चुनाव है, तो ये मीटिंग आखिरी होगी। यूपी के चुनाव के बाद वो मीटिंग का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। ये आखिरी मीटिंग होगी, आप देख लीजिएगा। यूपी के चुनाव के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी और शायद समाजवादी पार्टी भी अलग हो जाए कि भैया हमने बहुत ढो लिया आपको, अब हम अपने आप लड़ेंगे, जो हमारी ताकत है उस पर हम रहेंगे। तो ये अगस्त की मीटिंग भी आखिरी होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, और दर्शकों का विशेष आभार। आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।